हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे वायु राशियों के बारे में और वाताग्र के बारे में। आपका यह टॉपिक है वायु राशि एवं वाताग्र अवधारणा, उत्पत्ति एवं गुण। इस नाम से आपके यह टॉपिक दिया हुआ है। तो देखते हैं वायु राशि क्या होती है। वायु राशि, तात्पर्य एवं संकल्पना। वायु राशि की संकल्पना का प्रतिपादन प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था। नॉर्वे के दो प्रमुख वैज्ञानिकों बी बर्कनीज तथा उनके पुत्र जे बर्कनीज ने क्षैतिज एवं लंबवत रूपों में तापमान एवं आर्द्रता की दृष्टि से समान या समान विस्तृत वायुपुंज का निर्धारण किया और इन्हीं वैज्ञानिकों ने इस तरह की समान तापमान एवं आर्द्रता वाली विस्तृत वायुपुंज को वायु राशि का नाम दिया। अब देखते हैं वायु राशि की कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा दी है बारी तथा चौड़ले के अनुसार। बारी तथा चौड़ले के अनुसार वायु राशि एक विस्तृत वायुपुंज होती है जिसके भौतिक गुणों विशेषकर तापमान, आर्द्रता की मात्रा तथा तापपतन दर में सैकड़ों किलोमीटर तक क्षैतिज रूप में लगभग समरूपता होती है। दूसरी परिभाषा है एएन स्टालर तथा एएच स्टालर के अनुसार उस विस्तृत वायुपुंज को वायु राशि कहते हैं जिसमें विस्तृत क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान एवं आर्द्रता के लगभग समरूपता होती है। आर्द्रता में लगभग समरूपता होती है। ठीक है। तीसरी परिभाषा है ओलिवर एवं हेडोरे के अनुसार वायु राशि विस्तृत क्षैतिज एवं समान पुंज होती है जिसका क्षैतिज स्तर पर हजारों वर्ग किलोमीटर तथा लंबवत स्तर पर हजारों मीटर तक विस्तार होता है। इसमें तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समरूपता होती है। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं थी। अब देखते हैं वायु राशियों की विशेषताएं। वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत तथा घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान तथा आर्द्रता संबंधी लगभग समानताएं होती है। यहाँ आर्द्रता संबंधी लगभग समानताएं होती है। वायु राशियों की उत्पत्ति उस समय होती है जब किसी बड़े समतल भूभाग पर वायुमंडल संबंधी दशाएं लंबे समय तक स्थिर होती है। वायु राशियों की मूलभूत विशेषताओं में निम्न को सम्मिलित करते हैं जो प्रभावित क्षेत्रों के मौसम संबंधी दशाओं को नियंत्रित करती है। पहला है वायु राशियों में तापमान का लंबवत वितरण और वायु में आर्द्रता की मात्रा। अब देखते हैं वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्र। जिन धरातलीय भागों पर वायु राशियों का उद्भव होता है उसे वायु राशि का उत्पत्ति क्षेत्र या उद्गम क्षेत्र कहते हैं। भूतल पर वायु राशियों के 6 आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला ध्रुवीय सागरीय भाग जो कि अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र शीतकाल में पाया जाता है। दूसरा है ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र। यह यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के हिमाच्छादित भाग और आर्कटिक प्रदेश शामिल हैं और शीतकाल में पाई जाती है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। इसमें प्रतिचक्रवातीय क्षेत्र शीत एवं ग्रीष्मकाल। चौथा है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र। इसमें उत्तरी अफ्रीका, एशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी घाटी क्षेत्र ग्रीष्मकाल में अधिक व्यवस्थित होता है। यह पांचवा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। व्यापारिक हवाओं के बीच स्थित भूमध्य रेखीय पेटी वर्ष भर रहती है। और छठा है मानसूनी क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब वायु राशियों का वर्गीकरण है। मौलिक रूप से वायु राशियों को उनके उत्पत्ति क्षेत्रों के तापमान के आधार पर दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक तो गर्म वायु राशियाँ और दूसरी ठंडी वायु राशियाँ। वायु राशियों के भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत उनके उत्पत्ति क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को प्रमुख आधार बनाया जाता है। जीटी त्रिवार्था ने वायु राशियों की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर उन्हें दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है। पहला उष्णकटिबंधीय वायु राशि जिसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय भागों में होती है। भूमध्य रेखीय वायु राशियों को भी इसी श्रेणी में रख लिया जाता है।
दूसरी है ध्रुवीय वायु राशि, जिनकी उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। आर्कटिक क्षेत्र के वायु राशियों को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। स्थल तथा जल के आधार पर प्रत्येक को महाद्वीपीय तथा सागरीय प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इस तरह वायु राशियों के निम्न 4 प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि पहला उष्णकटिबंधीय वायु राशि ट्रॉपिकल। इसमें दो ट्रॉपिकल महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय सिटी यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, और दूसरा महासागरीय उष्णकटिबंधीय यानी कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल, और दूसरा है ध्रुवीय वायु राशि पोलर। पोलर भी 2 तरह का हो सकता है, महाद्वीपीय ध्रुवीय यानी कि कॉन्टिनेंटल पोलर, और सागरीय ध्रुवीय यानी कि मैरीटाइम पोलर। ऊष्मागतिक एवं यांत्रिक परिवर्तनों के आधार पर वायु राशियों को 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है। यहाँ इसको सही कर लेना यार। इस शब्द को सही करना है यहाँ पर ऊष्मागतिक है, ऊष्मागतिक, इस तरह शब्द ये सब लिखना है इस जगह पर। ऊष्मागतिक एवं यांत्रिक परिवर्तनों के आधार पर वायु राशियों को 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला ठंडी वायु राशि और दूसरा अस्थिर वायु राशि। इस तरह प्रत्येक को पुनः 2 उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला स्थिर वायु राशि और दूसरा अस्थिर वायु राशि। ठीक है, इस तरह कुल 4 वायु राशियाँ दृष्टिगत होती है। पहली गर्म स्थिर वायु राशि, दूसरी ठंडी स्थिर वायु राशि, तीसरी गर्म अस्थिर वायु राशि और चौथी ठंडी अस्थिर वायु राशि। ठीक है, तो देख लेते हैं अब ठंडी वायु राशि किसे कहते हैं। इसकी उत्पत्ति उपध्रुवीय अथवा आर्कटिक क्षेत्रों में होती है। आर्कटिक क्षेत्रों में होती है, सॉरी। ठंडी वायु राशि, इसकी उत्पत्ति उपध्रुवीय अथवा आर्कटिक क्षेत्रों में होती है। दूसरी है गर्म वायु राशि, इसकी उत्पत्ति उपोष्ण कटिबंधीय प्रतिचक्रवातीय क्षेत्र में होती है। इस तरह से कुल 16 वायु राशियों का निर्धारण किया गया है। सबसे पहले देखते हैं महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियाँ। पहली हो जाएगी महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि, दूसरी हो जाएगी महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, तीसरी हो जाएगी महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म स्थिर वायु राशि, और चौथी हो जाएगी महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि। इसी तरह से सागरीय ध्रुवीय वायु राशियों को भी डिवाइड कर लेंगे अपन। सागरीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि पांचवी, छठी हो जाएगी सागरीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, तीसरी हो जाएगी सागरीय ध्रुवीय गर्म स्थिर वायु राशि, आठवीं हो जाएगी सागरीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि। ठीक है, उसी प्रकार से महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि हो जाएगी महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, फिर महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय गर्म स्थिर वायु राशि, और फिर 12वीं हो जाएगी महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय गर्म अस्थिर वायु राशि। ठीक है, इसी तरह से सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ भी 4 भागों में डिवाइड हो जाएगी। सागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि, 14वीं हो जाएगी सागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, 15वीं हो जाएगी सागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म स्थिर वायु राशि, और 16वीं हो जाएगी सागरीय उष्णकटिबंधीय स्थिर वायु राशि। इस तरह से कुल 16 वायु राशियों का निर्धारण किया गया है। ये जो शब्द हैं इनके अर्थ इस तरह से है। सी का मतलब होगा कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय, एस का मतलब होगा स्टेबल यानी कि स्थिर, टी का मतलब होगा ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय, पी का मतलब होगा पोलर यानी कि ध्रुवीय,
यू का मतलब होगा अनस्टेबल यानी कि अस्थिर, एम का मतलब होगा मेरीटाइम यानी कि सागरीय, के का मतलब होगा कोल्ड कोल्ड या काल्ट यानी कि ठंडी वायुराशि, और डब्ल्यू का मतलब होगा वार्म या गर्म वायुराशि। तो ये वायुराशियों के प्रकार, उत्पत्ति क्षेत्र और अवधारणा समाप्त होती है। दूसरा टॉपिक है आपका वाताग्र। ऐसे देख लेते हैं इसको भी। वाताग्र फ्रंट्स तापमान, गति, दिशा, आर्द्रता, घनत्व आदि के संदर्भ में दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के बीच ढलुवां सतह को सामान्य तौर पर वाताग्र कहते हैं। सामान्य रूप से वाताग्र वह ढलुवां सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती है, यानी कि जहाँ पर दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती है और उनके बीच में जो ढाल बनता है उसे ही वाताग्र कहते हैं। जब अभिसरण करने वाली हवाओं के बीच में विस्तृत संक्रमणीय प्रदेश ट्रांजिशनल जोन रह जाता है तो उसे वाताग्र प्रदेश यानी कि फ्रंटल जोन कहते हैं। वाताग्र न तो धरातलीय सतह के समांतर होता है और न उसके ऊपर लंबवत होता है, अपितु कुछ कोण पर झुका होता है। वाताग्र की उत्पत्ति की प्रक्रिया को वाताग्र जनन यानी कि फ्रंटोजेनेसिस तथा वाताग्र के नष्ट होने की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय यानी कि फ्रंटोलाइसिस कहते हैं। वाताग्र के निर्माण की प्रक्रिया को चक्रवात जनन साइक्लोजेनेसिस कहा जाता है। अब देखते हैं वाताग्र को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान एवं आर्द्रता जैसे भौगोलिक कारक वाताग्र जनन को प्रभावित करते हैं, जिससे ताप एवं आर्द्रता संबंधी दो अलग अलग गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से वाताग्र की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा गतिक कारक भी वाताग्र जनन हेतु आवश्यक हैं, अर्थात विभिन्न वायु राशियों का अपने मूल स्थान से अन्य क्षेत्रों की ओर गतिशील होना आवश्यक है। मूल रूप से दो अलग अलग स्वभाव की वायु राशियों का विचरण होना आवश्यक होता है। विषुवत रेखा पर भी व्यापारिक पवनों का विचरण होता है, परंतु स्वभाव में समानता होने के कारण वाताग्रों की उत्पत्ति नहीं होती। वायु राशियों का अभिसरण वाताग्र जनन में सहायक तथा वायु राशियों का अपसरण वाताग्र जनन में बाधक होता है। अब देखते हैं वाताग्रों के प्रकार। वाताग्र मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला शीत वाताग्र कोल्ड फ्रंट। जब शीतल व भारी वायु तेजी से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है तो शीत वाताग्र का निर्माण होता है। मध्य अक्षांशों में शीत वाताग्र की ढाल प्रवणता 1:25 से 1:100 तक होती है। शीत वाताग्र का ढाल अधिक होता है, इसलिए थोड़े समय में तीव्र वर्षा होती है। इस वाताग्र के अधिक समय तक रुकने पर तड़ी झंझा बन जाते हैं। इसके तेजी से आगे बढ़ जाने पर मौसम काफ़ी जल्दी साफ हो जाता है। दूसरा वाताग्र है उष्ण वाताग्र वार्म फ्रंट। जब गर्म वायु राशियाँ तेजी से ठंडी वायु राशियों के ऊपर स्थापित होती है तो उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। मध्य अक्षांशों में उष्ण वाताग्र की ढाल प्रवणता 1:100 से 1:400 तक होती है। इस वाताग्र का ढाल हल्का होने के कारण वर्षा धीमी लेकिन लंबे समय तक होती है। नेक्स्ट है उष्ण वाताग्र में बादलों का प्रकार कई बार बदलता है। पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरीय मेघ तथा उच्च स्तरीय मेघों का निर्माण होता है। तीसरा है अधिविष्ट वाताग्र ऑक्लूडेड फ्रंट। जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से मिल जाता है तथा गर्म वायु का सतह से संपर्क समाप्त हो जाता है तो अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। इसमें शीत तथा उष्ण दोनों वाताग्र के लक्षण पाए जाते हैं। चौथा है स्थायी वाताग्र स्टेशनरी फ्रंट। स्थायी वाताग्र में दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियाँ एक दूसरे के समानांतर चलती है, जिससे कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। इस प्रकार स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। इससे चक्रवातों का निर्माण नहीं होता। तो ये दोनों चैप्टर आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं, वायु राशियाँ एवं वाताग्र। ठीक है, ये नोट्स आप लोग लिख लें और पढ़ लें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।